एक बार फिर से मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। हमने लास्ट पार्ट 1 में क्रिस्टलीय ठोस और ठोस की अवस्थाएं और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको इससे आगे दूसरे टॉपिक को लेके जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस यानी क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों की एक त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल नियमित जो व्यवस्था होती है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है, उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 3 डायमेंशनल होते हैं। इस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल ठोसों की जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक यानी लेटिस कहते हैं। देखिए, मैंने एक जालक यहाँ पे आपके लिए बनाया है, एक लेटिस बनाया है, स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस में जो मुख्य बिंदु है, देखिए ये लेटिस आपके पास बना है, एक क्यूब के रूप में बना हुआ है, यहाँ पे घन के रूप में आपके सामने बनाया हुआ है। अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है, जो यदि कोई क्रिस्टल आयनों से मिलकर बना है, देखिए अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन या अणु। तो अगर कोई क्रिस्टल आयनिक कणों से मिलकर के बना है, आयनों से मिलकर बना है, तो उस प्रकार के स्पेस लेटिस को हम आयनिक स्पेस लेटिस कहते हैं। नॉर्मली स्पेस लेटिस में ये कॉर्नरों पे, जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ये डॉट कॉर्नर, इन कॉर्नरों पे ये 8 कण उपस्थित होते हैं। ये 8 अवयवी कण कौन से हो सकते हैं? ये परमाणु हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ये अणु हो सकते हैं। ये जो स्पेस लेटिस में ये 8 कॉर्नरों पर जो 8 कण होते हैं, इन कणों को जालक बिंदु यानी स्पेस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये एक जाल बना, इसको हम जालक बिंदु कहते हैं। देन आफ्टर स्पेस लेटिस में ये जो रेखाएं होती हैं, जो एक दूसरे से बिंदु को मिलाती हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट केवल क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल जालक के अंदर इन रेखाओं को मिलाने से, आपस में इन अणुओं को, इन कणों को या इन अवयवी कणों को मिलाने से इसमें एक ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। क्रिस्टल का एक आकार हमको मिलता है, एक सिमेट्री प्राप्त होती है, इसलिए हम इन रेखाओं को मिलाते हैं। ये रेखाएं नॉर्मली किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी परमाणु में या आयन में, अणु में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जालक बिंदु हमारे कहलाते हैं। इनमें आयन या परमाणु है और इन बिंदु को सीधे मिलाने वाली ये रेखाएं मिल करके इसको एक स्पेस देती है। अब आता है ये क्रिस्टल जालक। ये स्पेस लैटिस एक बड़ा हिस्सा है, कहने का मतलब है ये इसमें बहुत सारे कण, बहुत सारे परमाणु मिल करके इसको बनाते हैं। इसमें अब पहला हिस्सा आता है हम पे इकाई सेल, इसमें आता है दूसरा हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल, अब आता है यूनिट सेल या जिसको हम इकाई सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, ये एक बहुत बड़ा लेटिस है, ये सिंगल नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक जाल का रूप धारण करती है। माना मैंने एक लेटिस बनाया, उस लेटिस के ऊपर मैंने 1 2 3 4 आपस में रखे, यानी घन के रूप में यहाँ पे हमारे पास है क्यूब, तो वो जाल के रूप में बनेगा। लेकिन वो जाल बनेगा कब? जब हमारे पास यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो जो छोटी सी छोटी इकाई होगी किसी भी स्पेस लैटिस की, यानी क्रिस्टल जालक की छोटी सी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? जो बार बार छोटी सी इकाई मिल करके छोटी इकाई पुनरावृत्ति करती है, यानी एक के बाद एक रिपीट होती है, उससे क्या बनता है? हमारा क्रिस्टल जालक बनता है। तो वो छोटी सी इकाई हमारी क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट सेल। ये यूनिट सेल, अब यूनिट सेल में एक बार फिर से आपके लिए बना रहा हूं कि दिस इज लाइक दिस यूनिट सेल, कि आप अपने आप में यूनिट सेल किसको कहेंगे? दिस इज ए यूनिट सेल। ये क्या है? हमारी इकाई सेल है। ये इकाई सेल जब दो अधिक से मात्रा में एक के बाद एक अटैच होते हैं, तब उससे मिलकर के हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल। अब आता है कि ये जो यूनिट सेल है, इन यूनिट सेलों को के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर कैसे होते हैं? नंबर 1 पे आता है इसमें अक्षीय दूरी। नंबर 1 आता है हमारे पास कि इसमें पैरामीटर्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? अक्षीय दूरी के रूप में। इसमें अक्षीय दूरी हमारी ए, बी एंड सी है। ए बी कैसे होगी? ये ए है हमारी, ये वाली दूरी बी है, ये वाली लाइन बी कहलाएगी, ये वाली लाइन ए कहलाएगी, और ये जो खड़ी लाइन है डेप्थ की, ये सी कहलाती है। इसमें ये जो लाइन है, इनको हम अक्षीय दूरी के रूप में नापते हैं, एक कण की दूसरे कण से दूरी के रूप में नापते हैं। ये ए, बी एंड सी है। अब दूसरा जो पैरामीटर है, इसमें इसके एंगल्स होते हैं।
ये जो एंगल्स हैं हमारे, इनके आपस में बीच में बने हुए जो एंगल हैं, ये जो कोण होता है हमारा, इसको हम अल्फा, बीटा और गामा के रूप में मानते हैं। ए और बी के बीच बनने वाले कोण को हम गामा कहते हैं, बी और सी के बीच में बनने वाले कोण को हम अल्फा कहते हैं, और सी एंड ए के बीच में बनने वाले कोण को हम बीटा कहते हैं। यानी इसके दो पैरामीटर है। पहला मीटर है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी ए, बी एंड सी है, और दूसरा पैरामीटर है इसके कोण, कोण होते हैं इसमें अल्फा, बीटा और गामा। ये कोई भी क्यूब है, इस क्यूब की ये लाइनिंग है, देखिए आप, ये डेप्थ है, ये हाइट है, ये लेंथ है, तो इनको हमने ए बी सी के रूप में डिनोट किया है। और इस प्रकार से इनके जो बीच बनने वाला जो कोण होता है वो अल्फा, बीटा और गामा के रूप, इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो यहां पर आपको पता लगा कि जो ये क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक यूनिट सेलों के, बहुत सारी यूनिट सेलें जब आपस में मिलती हैं तब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तब जाकर के एक स्पेस लैटिस बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। जो यूनिट सेल है, ये इनके टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। अभी हम यूनिट सेल के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये यूनिट सेल में नंबर 1 आता है हमारे पास कि मात्रक, जो आधे मात्रक यूनिट सेल या सरल, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं या प्रीमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रीमिटिव यूनिट सेल, पहली सेल आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सरल यूनिट सेल कहते हैं। सरल यूनिट सेल में, इसमें जो होता है, सरल यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं, सरल यूनिट जो सेल होती है हमारी, अगेन आई एम गोइंग टू बी ड्रॉ हियर वंस मोर ए क्यूबिक सिस्टम एट हियर, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक सरल यूनिट सेल में क्या होता है, सरल यूनिट सेल के 8 कोनों में 8 कण मौजूद होते हैं। जो एक सरल क्यूबिक सिस्टम होता है, उस क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल में, पहला यूनिट सेल के हिस्से में एक सरल यूनिट सेल है, अपने आप में इकाई सेल है, इकाई मात्रक सेल है। इसमें क्या होता है कि इसके 8 कॉर्नरों पे 8 अवयवी कण मौजूद होते हैं। यह अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। ये 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यानी सरल यूनिट सेल कहते हैं। गाइस, अभी हमने देखा कि हमने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ा, तो उसमें हमारा पहला यूनिट सेल के रूप में हमने पढ़ा। अब आता है हमारे पास दूसरा बी पॉइंट आता है कि सेंटर्ड यूनिट सेल, जो हमारा केंद्रीय मात्रक जो इकाई होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टाइप की होती है। इसमें पहला है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इसमें पहला हम पे क्या है, बॉडी, इसको शॉर्ट में हम BCCB कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, BCCB हमारा कहलाता है। अब देखिए, जो ये सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है, इसमें ये होता है कि जो इकाई यूनिट्स है उस सेल में कॉर्नरों के अलावा, जो 8 कॉर्नर है, उन कॉर्नरों के अलावा जो कण होते हैं या अवयवी कण होते हैं, वो अन्य जगहों पर भी अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। उस तरीके के सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। उसमें नंबर 1 हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम BCCB कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इकाई सेल के, इकाई जो हमारी यूनिट है, यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नरों पे तो होंगे कण मौजूद, लेकिन इसके साथ साथ एक इसके सेंटर में होता है। एक कण कहां होता है, सेंटर में। यानी एक क्यूब है और ये कंप्लीट पैक्ड है, यानी अंदर एक सेंटर में कण मौजूद होगा। ये अवयवी कण ही होगा, ये कोई परमाणु, ये आयन या कण अणु हो सकता है। जिस प्रकार से ये 8 है, तो 8 कण तो इसके 8 कॉर्नरों पे होंगे, लेकिन एक कण जब सेंटर में होगा तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार से आपका पहला टाइप्स आया कि इस प्रकार का यूनिट सेल जिसमें 8 अवयवी कण यूनिट सेल के 8 कॉर्नरों के अतिरिक्त उसके बिल्कुल सेंटर में भी एक कण उपस्थित होता है। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा बेटा, इसमें हमारे पास नंबर 2 आता है, 2 नंबर पे आता है फेस सेंटर्ड। 2 आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित इकाई सेल हमारे पास आता है। फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, फेस आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब के 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। अगर एक क्यूबिक सिस्टम, एक डब्बा आप अगर समझ लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो गिट्टी आप यूज करते हैं, आप देखिए उस पे उसकी वो इसी प्रकार की होती है, घन के रूप में। तो आप देखिए उसमें क्या होता है, 1 2 3 4, फ्रंट का 5 और बैक का 6,
6 फेसेस होते हैं। तो फेस सेंटर का मतलब क्या है कि किसी इकाई सेल में कॉर्नरों में उपस्थित 8 अवयवी कणों के अतिरिक्त जब कण उसके फेस पे भी उपस्थित होते हैं, उसके फेसेस पे भी उपस्थित होते हैं, और ये फेस कितने हैं? 6 हैं। ये पीछे वाले के लिए और ये आगे वाले को 1 2 3 4 5 एंड 6 ये फेसेस है, इसको हम एफसीसी कहते हैं। तो जब कण कॉर्नरों के अतिरिक्त फेस पे भी 6 के 6 फलकों पे उपस्थित होते हैं तो उसको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रंट एंड बैक का, और 8 कॉर्नरों पे। इस प्रकार से हमारा एफसीसी बनता है। तीसरा बेटा इसमें हमारा थर्ड वन है बेस सेंटर। थर्ड वन हमारा होता है बेस सेंटर्ड, या इसको हम एंड सेंटर्ड भी कहते हैं, एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। थर्ड वन हमारा बेस सेंटर्ड होता है, जिसे हम आधार केंद्रित मात्रक कोष्टिका कहते हैं, या एंड भी कहते हैं, इसे END एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। अब ये हमारा BCC नहीं है, ये हमारा क्या है? बेस सेंटर्ड है। बेस सेंटर्ड में क्या होगा बेटा? बेस सेंटर्ड में क्या होता है, जिस तरीके से हमने BCC बनाया, FCC बनाया, तो बेस सेंटर्ड में कोई भी फलक जो फेसेस है, उस फेस का कोई भी 2 पॉइंट जब हमारे पास होंगे वो हमारा बेस सेंटर्ड कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर माना हमारे पास कोई क्यूब है और अगर हमने उस पे नीचे से छेद किया तो वो उस छेद पे अगर हम किसी डंडे को डालने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा बाहर यहां से निकल जाएगा, तो ये आपस में बेस्ड हो गया। अब ये बेस ये वाला फलक हो सकता है, ये बेस ये हो सकते हैं, या ये बेस आमने और सामने हो सकते हैं। तो जब किसी यूनिट सेल में 8 कॉर्नरों पर उपस्थित अवयवी कणों के साथ साथ कोई 2 फलक पे कण उपस्थित होते हैं, उसको हम बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड कहते हैं। अब बेटा अभी हमने यूनिट सेल पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, जिसमें हमने BCC पढ़ा, सिंपल प्रिमिटिव पढ़ा एंड FCC पढ़ा। अब आता है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मतलब हमें यूनिट सेल में कितने अवयवी कण हैं उनकी गणना करनी है। तो उसके लिए क्या नियम है? उसमें नियम नंबर 1 आता है हमारे पास कि ये हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यानी सिंपल यूनिट सेल है। इस सिंपल यूनिट सेल के 8 कॉर्नरों पर कितने हैं? 8 अवयवी कण मौजूद है। तो इस यूनिट सेल में प्रत्येक कण का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। पहला नियम है कि प्रत्येक कॉर्नर पर 8 होते हैं, तो प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित 8 कणों का अपने यूनिट सेल में क्या योगदान होगा? 1/8 के बराबर होगा। देन आफ्टर हमारे पास नंबर 2 आता है कि फेस सेंटर। दूसरा हमने पढ़े थे क्या? फेस सेंटर। जब मैंने फेस सेंटर बनाए थे तो इस तरीके से फेसेस पे मैंने कण दिखाए थे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है हमारा, उसमें कणों को किस प्रकार से डिनोट करते हैं? उसमें क्या होता है कि प्रत्येक फेस पर आमने सामने में 2 कण होते हैं, इसलिए प्रत्येक फेस पर अवयवी कणों का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। कितने फेस है? 6 फेस है, तो प्रत्येक पे कितना होगा? 1/2। यानी सिंपल यूनिट सेल के लिए जब हम निकालेंगे तो 8 × 1/8 करेंगे, और जब हम फेस सेंटर के लिए निकालेंगे तो 6 × 1/2 करेंगे, क्योंकि प्रत्येक फेस पे दो फेस हैं, उनमें से प्रत्येक कण का योगदान 1/2 हाफ में होता है ये। अब इसमें ही तीसरा हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में केवल एक कण बीच में मौजूद होता है, और ये कण किसी अन्य कोशिका के द्वारा विभाजित नहीं होता है, इसलिए बॉडी सेंटर में कण का योगदान कितना होगा? 1। बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा? 1। एक बार फिर से, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नरों पे 8 कण अवयवी कण मौजूद होते हैं, और मात्रा कोष्टिका में प्रत्येक अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 8 × 1/8 के बराबर होगा। नाउ फेस सेंटर में मैंने आपको बताया, फेस सेंटर में 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब्स पे। उन 6 फेसेस में दो मात्रिक कोष्टिकाओं के द्वारा वो विभाजित होते हैं, तो इसलिए उसका योगदान कितना होगा? 6 × 1/2। तीसरा हमने पढ़ा बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में किस रूप में होगा? क्योंकि सिंपल एक होता है, उसके साथ में किसी और यूनिट सेल से वो विभाजित नहीं होता, इसलिए उसमें योगदान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। दिस इज द टाइप्स या मेथड्स टू डिनोट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। चले बेटा, अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसमें करेंगे? यूनिट सेल में। तो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा था, तो SCC इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसमें अब हमने पता लगाना है कि इसमें कितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या कितनी है, या अवयवी कणों की संख्या कितनी है, या अणुओं की संख्या कितनी है, या आयनों की संख्या कितनी है। आई हैव ड्रॉ हियर
ए क्यूबिक सिस्टम एट हियर, यूनिट सेल एट हियर, सिंपल यूनिट सेल। आप देखिए इस सिंपल यूनिट सेल के 8 कॉर्नरों पर 8 कण मौजूद हैं। और मैंने अभी नियम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया था फर्स्ट लॉ कि अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है तो उसमें यूनिट सेल होता है तो उसमें 8 कोणों पर जितने कण उपस्थित होते हैं उनका योगदान कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1/8 के बराबर होता है। तो अगर हमने इसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे अवयवी कणों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 8 × 1/8 = 1। यानी जो हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम होगा उसमें अगर हमें परमाणु की संख्या या अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितनी आएगी, हमारी 1 आएगी। क्लियर। इसी प्रकार से अब हम दूसरे पे चलेंगे। ये क्लियर हो गया बेटा। 8 का योगदान होता है, प्रत्येक का कितना होगा, 1/8 के बराबर होगा। सो दैट जब हम इसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 × 1/8 होगा। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट में पार्टिकल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक इसी प्रकार से अब हम फेस सेंटर्ड, सेकंड नंबर क्या था हमारा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें अब हमने कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ पार्टिकल फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कितने होंगे। तो बेटा नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड में जो प्रत्येक कण का योगदान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो पहले फेस सेंटर्ड में भी हमारे कितने कॉर्नरों पे 8 पार्टिकल्स हैं, ये 8 कण है, लेकिन फेसेस पे कितने हैं हमारे, 6। फेस पे कितने हैं, 6। तो पहला वाला हिस्सा तो वैसे ही आएगा जैसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम में था। 8 कॉर्नरों पर 8 कणों का योगदान कितना होगा, 8 × 1/8 = 1। पहला स्टेप। अब आएगा फेस के लिए, फेस सेंटर के लिए फेस फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान कितना होगा। तो कितने फलक हैं हमारे पे, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। तो 6 × अकॉर्डिंग टू दैट रूल 1/2 = 3। फेस पे कितने हुए, 3। तो अगर हमें एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्ञात करने हैं या परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है या कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो टोटल कितनी हो गई, 1 + 3 = 4। यानी एफसीसी में जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, कितने होंगे, पार्टिकल्स का नंबर कितना होगा, 4 होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम से शुरुआत करेंगे। कोने पे जितने भी कण होंगे उनका योगदान 8 × 1/8 के बराबर होगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। अब फेस हमारे कितने होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग टू दैट रूल 6 × 1/2 = 3। तो फेस का योगदान कितना होगा, 3। तो एफसीसी में टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 + 3 = 4 पार्टिकल्स होंगे। अब आते हैं हम, द थर्ड वन इज बॉडी सेंटर, जो हमारा केंद्रीय वाला था। अब हमारे पास बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, तीसरा है हमारे पास कि हमने बीसीसी में ज्ञात करना है। तो बीसीसी में क्या होता है बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट वन कि बीसीसी में हमारा जो क्यूबिक सिस्टम में जो कण होता है वो केंद्र पर स्थित होता है। 8 कण 8 कोनों पे होते हैं और एक सेंटर में होता है। तो बॉडी सेंटर में एक कण केवल कहां होता है, सेंटर में होता है। 8 के 8 कहां है, कॉर्नरों पे। तो अगेन 8 कॉर्नरों पर योगदान कितना हुआ कणों का, अवयवी कणों का, 8 × 1/8 के बराबर = 1 हुआ। अब चूंकि हम बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में केवल बीच में एक कण होता है। तो इस एक कण का योगदान कितना होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभी कण 1 + 1 = 2 हो जाएगी। यानी बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा प्रिमिटिव यूनिट सेल में यानी सिंपल यूनिट सेल में, उसमें हमने देखा कणों की संख्या निकाली हमने, उसमें हमारी कणों की संख्या सिंपल वाले में 1 आई। उसके बाद हमारी कणों की संख्या एफसीसी में 4 आई और हमारे पे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट में हमारी कणों की संख्या 2 आई है। मैंने आपको नियम के अकॉर्डिंग निकालना बताया है, आप इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है इस प्रकार के कणों को। अब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा और देन आफ्टर मैं आपको होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दूंगा कि इससे बेस्ड न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट करने के लिए। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए दे रहा हूं। एक घनीय यौगिक 2 तत्वों ए एवं बी से मिलकर बना है। ए तत्व घन के कोनों पर और बी तत्व घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए बेटा, एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम हमारे पास है। यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक, छोटा सा क्यूबिक सिस्टम मैं आपके लिए बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये न्यूमेरिकल हल कैसे होगा। वैसे मैंने आपको पूरा रूल इसका बता दिया है, लाइक दिस। ये क्यूबिक सिस्टम है, इसमें ये कह रहा है कि ए जो परमाणु है
वो तत्वों के घन के कोनों पर है, यानी कोनों पर कौन है, ए। तो कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। इन प्रत्येक कॉर्नरों पे क्या है, ए ए ए ए और ए है। कोनों पर क्या है, ए है। और फेस सेंटर उसके फलकों पे क्या है, बी है। तो पहले मैं ये बताता हूं। ए परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित है, 8 कोनों पर उपस्थित है। अतः ए की संख्या क्या होगी, जैसे हमने पीछे रूल के अकॉर्डिंग किया था, 8 × 1/8 = 1, यानी प्रत्येक कण का योगदान कितना होगा, 1/8 के बराबर हो। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब आइए बी पे, बी से मिलकर बना है। तो बी कहां है हमारा, बी फेसेस पे। तो बी एक फेस यहां है, बी दूसरा यहां है, बी तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा और छठवां यहां है। बी फेसेस पे। तो कुल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। तो बी परमाणु घन के 6 फेसों पे उपस्थित है केंद्र पे। अतः बी की संख्या क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दैट रूल 6 × 1/2 = 3, यानी बी कितने हैं, 3 है। हमने क्या ज्ञात करना है, अणुसूत्र ज्ञात करना है यौगिक का। तो ए कितना आया हमारा, 1, बी का मान कितना है हमारा, 3। तो इस प्रकार से यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, AB3 होगा। और मैं अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप उसे करेंगे और मुझे रिप्लाई देंगे। थैंक यू।